हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट इट जस्टिफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करता है। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, मतलब जितने आपके एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम अगर आपके प्रोडक्ट की साइड है, तो आपका क्या होता है, ये क्या प्रूव करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन का फर्स्ट आपका एप्लीकेशन या इंपोर्टेंस क्या होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करता है। ठीक है, सेकंड it help to determine how many molecule of reactant required for chemical reaction and how many molecule of product will form। ठीक है, इसकी हेल्प से, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से या बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बनाएंगे। तो आपका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो जाता है, इससे हमको डाटा पता चल जाता है कि इतने मॉलिक्यूल रिएक्ट करके इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बनाएंगे। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो अपन मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो it is also helpful to determine mass of reactant required or mass of product formed। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि कितना मास रिएक्टेंट का रिक्वायर्ड है और उससे कितना मास प्रोडक्ट का बनेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंस होता है किसका, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आपको अगर कोई केमिकल रिएक्शन दी है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं मेथड ऑफ balancing a chemical reaction मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। वैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के कई मेथड होते हैं। हमारे जो सिलेबस में मेथड है वो आपका है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो वी कैन balance the chemical reaction by oxidation method comma hit and trial method
एटसेट्रा। कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होता है वो कौन सा होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। और हमारे सिलेबस में भी आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। उसके बाद जब आप 11th क्लास में आओगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा आपका होता है हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। तो कई सारे मेथड आपको अगली क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपको कौन सा देखना है? हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो इन हिट and trial method chemical reaction can be balanced in following step. First, write unbalanced chemical equation in which reactant and product are represented by their symbol, ठीक है। क्या होता है? सबसे पहला आपका स्टेप क्या रहेगा कि आप क्या रखेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जिसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के सिंबल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड, enclose formula of reactant and product in square box so that we cannot change the फॉर्मूला, ठीक है। आपका जो भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसको अपन एज इट इज बॉक्स में बंद कर देंगे, जिससे कि अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। आप उसमें केवल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। फिर आपका आएगा मेक अ टेबल representing number of atom of reactant and product of each element separately ठीक है। फिर आपका फोर्थ स्टेप आएगा बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट one by one starting from the element having highest number of atom check the reaction, उसके बाद अगला स्टेप आएगा check the reaction is balanced or not
if not then above two step repeat again to balance other atom, and finally we get valence chemical equation ठीक। ये आपका क्या हो गया, मेथड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हो गई। ये कितने स्टेप में होती है, जनरली 5 और इससे ज्यादा भी स्टेप हो सकते हैं। आप समझो क्या करना है, सबसे पहले आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसमें आपका हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उनमें से हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूले को आप स्क्वायर बॉक्स में या रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, जिससे वो क्लियर हो जाएगा कि इसके साथ हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपके नंबर फॉर्मूले में केवल आप नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एटम है, मतलब एलिमेंट है, उनके नंबर ऑफ एटम सेपरेटली लिखेंगे, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कौन से एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट है। तो जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट है उसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर जो रिएक्शन मिलेगी उसको चेक करेंगे कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है, कुछ एटम अभी भी अनबैलेंस रह जाते हैं, तो वापस से आपका जो फोर्थ और थर्ड और फोर्थ स्टेप दोबारा से रिपीट करेंगे। और कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं मिल जाती। अच्छा, मैं आपको बैलेंस कोई रिएक्शन बैलेंस करके दिखाई देता हूं, ठीक है। एक लिख लो, ठीक है। आप लिखेंगे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, write the balance chemical equation for the reaction of iron with water so that it form iron oxide and hydrogen, ठीक है। आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है कि आपका आयरन पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आपका आयरन ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, क्या आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो अनबैलेंस में आयरन रिएक्ट कर रहा है किससे, पानी से, क्या बना रहा है आपका Fe3O4 बना रहा है प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। स्टेप सेकंड, हर एक को एक स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दो, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं करना, बस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। स्टेप थर्ड, एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट, फिर नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है यहां पर, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
कितने एटम है रिएक्टेंट में? 1 1 2। यहां पर कितने हैं आपके? 3 4 2। अब मैंने क्या बोला, अब जो आपके सबसे ज्यादा एटम, पहले कौन से चूज की, कोई सा भी लेके नहीं चालू कर देना, जो सबसे ज्यादा एटम पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे ज्यादा एटम किसके हैं? आप चाहे रिएक्टेंट देख लो चाहे प्रोडक्ट देख लो, दोनों में सबसे ज्यादा एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहां पर ऑक्सीजन 4 है और यहां पर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो आपका जो स्टेप 4 आएगा उसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो Fe ऐसा ही रहने दो, प्लस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपका किसमें? H2O में। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिख रहा हूं आपको क्लियर हो जाए कि आप इनको इनके फॉर्मूले के साथ कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Fe3O4 प्लस H2। दोनों ओर मल्टीप्लाई नहीं करना, एक ही तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अभी कहां से बैलेंस है? नहीं है बैलेंस, ठीक है। तो अगला जो स्टेप आएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो स्टेप 5 में वापस से क्या है, जो थर्ड स्टेप है वो रिपीट कर देंगे। चेक कर लिया हमने बैलेंस नहीं है, फिर वापस से थर्ड रिपीट कर देंगे। तो आपका क्या आएगा? टेबल दोबारा से बनाएंगे। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर कौन है? वही Fe, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन तो Fe कितना है? 1, यहां पर कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है आपका? 4, यहां पर भी 4। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है? 8, और यहां पर कितना है? 2। तो अब किसको बैलेंस करेंगे? किसके एटम सबसे ज्यादा है? हाइड्रोजन के एटम सबसे ज्यादा है, तो बैलेंस किसको करेंगे? हाइड्रोजन को करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा स्टेप 6। स्टेप 6 तो क्या होगा? Fe प्लस 4H2O क्या हो जाएगा? Fe3O4। यहां पर 8 है और यहां पर क्या करना? 8 करना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ठीक है। उसको चेंज नहीं करना, बस आगे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब वापस से रिएक्शन को चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन आयरन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अगला वापस से टेबल बनाएंगे, वापस से टेबल बनाएंगे। स्टेप 7, तो टेबल वापस से वो उसी तरह से बनेगी, ठीक है। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट, ठीक है। FeOH 1 3 4 4 8 8। बस एक अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपका यहां पर 3 है, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप 8 क्या हो जाएगा? थ्राइस ऑफ Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O क्या बनाएगा? Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो ये आपकी, आप चेक कर लो, ये आपको क्या मिल गई? बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गई। तो ये होता है आपका मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इससे हम कई और केमिकल इक्वेशन को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। करते हैं, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं, एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं।
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज जलकर कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर प्रोड्यूस करती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको एक रिएक्टेंट दिया है, बाकी आपके और भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में नहीं दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि कंबशन जब भी होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो आप किसका कंबशन कर रहे हैं? मीथेन का। तो आपका सबसे पहले आएगा स्टेप फर्स्ट, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपका मीथेन CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा प्लस H2O बना लेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या आएगा? आपको हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बॉक्स के अंदर रखना है। तो बॉक्स के अंदर रख दो, क्या हो जाएगा? CH4, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, O2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, आपका CO2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, प्लस H2O के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, स्टेप थर्ड, ठीक है, क्या करना है? टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल में क्या क्या आएगा? एक तरफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट, फिर नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट पे कितने एटम होंगे, प्रोडक्ट पे कितने एटम होंगे। एलिमेंट क्या है? C है, H है, O है, तीन ही एलिमेंट है, C है, H है, O है। यहां पर कितने? एक, यहां पर कितने? चार, ये कितने? दो, यहां पर एक, दो और तीन। तो सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो स्टेप 4, कहां पर कम है? यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? CH4 बॉक्स में एज इट इज रहेगा, प्लस O2 ये भी एज इट इज रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? CO2 ये भी एज इट इज रहेगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ H2O। फॉर्मूले के बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब चेक करो बैलेंस है कि नहीं। कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो और इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो अभी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो वापस से आप अगले स्टेप पे आ जाएंगे। स्टेप 5 क्या हो जाएगा? वापस से टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहां पर एलिमेंट, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 1 1, हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर कितना है? 4, उधर भी कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2, उधर कितना हो गया? 4। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है? बाकी तो सब बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो स्टेप 6 आएगा उसमें क्या आ जाएगा? CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 क्या बन जाएगा? CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपने आप में काफी इंफॉर्मेटिव होती है, लेकिन अभी भी इसमें इंफॉर्मेशन की कमी है, तो इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं मेथड ऑफ
मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है, मेथड ऑफ मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, मेथड ऑफ मेकिंग केमिकल रिएक्शन more informative. First, by writing state of reactant, and product in brackets, for example, for solid, bracket में S, for liquid, bracket में L, for gas, bracket में G, and for aqueous solution, ब्रैकेट में AQ, ठीक है। तो आपकी मान के चलो मैंने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी, जैसे अभी लिखी थी Fe प्लस 4H2O क्या बनाएगा, थ्राइस ऑफ Fe प्लस 4H2O क्या बन जाएगा आपका, Fe3O4 बन जाएगा, प्लस आपका H2 निकल जाएगा, कितना, 4 टाइम्स ऑफ H2 निकल जाएगा। तो ये तो अपन ने क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब स्टैंडर्ड कंडीशन पे यानी एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हर सब्सटेंस की स्टेट अपन को पता होती है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आपका आयरन किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, तो इसके ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। पानी किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड, ठीक है, ये आपका एल लिख देंगे। ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड किस स्टेट में पाया जाता है, आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो ये सॉलिड। उसके बाद आपका ये किस में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। और इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसमें अपन ने हर एक एलिमेंट का या हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट लिख दी उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है बाय स्पेसिफाइंग स्पेशल कंडीशन like temperature, pressure and catalyst used in reaction, writing it over arrow, ठीक है। यानी किस टेम्परेचर पे किस प्रेशर पे केमिकल रिएक्शन हो रही है और किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्शन में आपके केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे, एरो के ऊपर। जैसे आपका नाइट्रोजन की रिएक्शन किसके साथ, आपका हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है, आयरन एज अ कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर एट 500 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आपका 5 to 7 atm प्रेशर। तो ये सारी कंडीशन हमने एरो के ऊपर लिख दी। और क्या बन जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ NH3 अमोनिया बन जाएगा। ये किस स्टेट में है, गैस, ये किस स्टेट में है, गैस, और ये किस स्टेट में है, गैस। तो इस तरह से अपन केमिकल रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। बस उसके लिए क्या होती है, जो कंडीशन होती है अपन को वो एरो के ऊपर लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा एक और लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से, और क्या बन रहा है, मिथेनॉल बन रहा है, CH3OH बन रहा है, ठीक है। ये कितने पर होती है, 343 atm पर होती है। ये क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, और ये क्या हो जाता है, मिथेनॉल आपका क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, जो कंडीशन है वो भी अपन एरो के ऊपर लिख के स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब
एक तीसरा और आता है, बाय राइटिंग एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब विथ प्लस और माइनस साइन ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो आप प्रोडक्ट की तरफ क्या लिखेंगे, अगर एनर्जी रिलीज हो रही तो प्लस क्यू लिख देंगे, और आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही तो माइनस क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। जैसे आपका C+O2 क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ये आपका गैस है, ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही तो ये आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। वहीं पर आपका C+2S, ये आपका सॉरी, ये गैस नहीं था, ये सॉलिड था, सॉरी, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये आपका क्या बन जाएगा, CS2 गैस बन जाएगा, प्लस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, उसके साथ क्यू को जोड़कर या क्यू को घटाकर हो जाएगा। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन को भी अपन और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इन मेथड से। ठीक है, अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपको काम क्या है, काम ये है कि आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन बुक में दी गई है जिनको आपको बैलेंस करके लिखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है आपका सीबीएसई में कई बार आ चुका है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको कई सारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और कई सारी केमिकल इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।